दोस्तों, चुनाव का जो त्योहार है वो देश का गर्व है। राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अच्छी तरह जानते हैं लोगों को बहलाना, वे झूठ को भी सच बनाकर बेच सकते हैं। जो इन दिनों चल ही रहा है, आम जनता समझ ही नहीं पाती सच है या झूठ। पहले गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए भी जाते थे और इन मुद्दों पर ही सरकार बनती और गिरती भी थी। लेकिन अब राजनीतिक दल आम जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो आम जनता में डर का भाव पैदा करते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर वे बात करते हुए नहीं दिख रहे। जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो पानी बिजली तक काट देंगे। इस तरह के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता शामिल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कोई अन्य पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। लोकसभा चुनाव की लहर पूरे देश में चल रही है। राजनीतिक दलों के चुनावी वादे और गारंटी से भरे भाषण आकाशवाणी, टीवी चैनल के माध्यम से जनमानस तक पहुंची जाते हैं। पर इस बार के चुनाव में गारंटी की बजाय जनता में डर का भाव पैदा करके वोट मांगा जा रहा है और ये डर की राजनीति कोई एक दल नहीं बल्कि सभी दल कर रहे हैं। ताजा उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ले लेते हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। आप खुद ही सुन लीजिए। आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा, आप जानते हैं आप लोग का हाल वही पुराना हो जाएगा। नीतीश कुमार को तो सुन ही लिया आपने। अब आ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर। लगातार 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री सहित तमाम नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बजाय ज्यादातर जोर विपक्ष की खामियां गिनाने और लोगों की भावनाओं से संबंध रखने वाले मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आम लोगों से संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। पीएम मोदी ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान मंगलसूत्र, संपत्ति के बंटवारे और आरक्षण के मुद्दे पर ही क्या ही बोला था, सबको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर देख लीजिए। पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया। सुना आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए मोदी जी किस तरह जनता को डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो तुम्हारी जमीन मुसलमानों को बांट देगी, यहां तक कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, आम तौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषणों की आलोचना होती है, लेकिन मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है और कितनी नफरत है। और मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं उनका भाषण है। और ये मैं नहीं कह रही, मोदी जी खुद ही साबित कर रहे हैं
कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सारे चुनाव जीतते रहे हैं, असल मुद्दों पर बात होती नहीं। अब मोदी जी को तो सुन ही लिया किस तरह जनता को डरा रहे हैं, अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को भी सुन लो। आपको शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया, ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा कि निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए शिवसेना के नकली अध्यक्ष। अब ये बोलकर क्या दिखाया जा रहा है कि वो धन विरोधी है, अगर सत्ता में आए तो धन को खतरा है। ऐसी ही बयानबाजी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अपनी सरकार के कामकाज को आगे रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि विपक्षी नेता सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सोनिया गांधी आतंकवादियों अपराधियों के एनकाउंटर पर रोती है। आप पहले ये जेपी नड्डा का पूरा बयान सुनिए। अभी हमारे जवान, बिहार के जवान, वो जाकर के उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके दुश्मनों को मारा और वापस आए। ये कांग्रेस पार्टी पूछती है प्रमाण क्या है? ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। सुना आपने, साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादी के साथ है, देशद्रोही है। अगर ये सत्ता में आई तो हमारे आपके साथ बुरा होगा। दोस्तों, मेरे मुताबिक ज्यादा जोर इस बात पर होना चाहिए था कि बीजेपी सरकार तीसरी बार आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या करेगी, और विपक्ष के इस आरोप का जवाब भी देना चाहिए था, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ जो जनता चाहती है वो करना ही नहीं, बल्कि लोगों में डर बिठाकर वोट की अपील करनी है कि भाई हमें वोट दीजिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। फिर भी योगी जी चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है और कांग्रेस देश में सरिया कानून को लागू करवा देगी। आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है? ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या सुना आपने, यह भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को गोमांस खाने की आजादी देना चाहती है। कायदे से योगी जी को अपने भाषण प्रचार में अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए किए गए कामों का जिक्र करना चाहिए था। बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने यूपी में कितना कायाकल्प किया। ऐसा एजेंडा हो तो बताए। एजेंडा ही डराने का है, झूठी बातें फैलाने का है। अब रक्षा मंत्री इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं? राजनाथ सिंह का पहले आप ये बयान सुनो। साथियों, कांग्रेस के रिजीम में गठित हुई तच्चर कमेटी ने जब 2006 में रिपोर्ट दी थी तो उसमें भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर काउंटिंग कराने की, गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। वो इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के इसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस करना क्या चाहती है? क्या है इसका मतलब? सुना, चुनावी रैली में कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया गया है।
यदि इसे लागू किया गया तो आर्म्ड फोर्सेस को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर ये सत्ता में आए तो देश में भयावह स्थिति होगी। दोस्तों, सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, लेकिन विपक्ष भी डर की राजनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पीएम मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। पहले राहुल गांधी की पूरी बात सुनिए आप। नरेंद्र मोदी जी जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहीं नहीं रुके, आगे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सरगना है। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करना चाहती है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहती है। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। मतलब कि कांग्रेस द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। ये डर आम जनता में फैलाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा, 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं 2024 का चुनाव संविधान मंथन का है। खुद को संविधान का रक्षक और सत्ता पक्ष को भक्षक बता रहे हैं। यानी इनका भी मानना है अगर बीजेपी आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव का तो कहना ही क्या है। इनके तो चुनावी भाषण अधिकतर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर ही घूमते हैं। ये देखिए पहले आप। भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। देखा आपने, तेजस्वी का भी कहना है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और संविधान बदलने पर गरीब वर्ग के लोगों का आरक्षण छीन लेगी। बिल्कुल यही लाइंस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने दोहराई। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अपनी वोट की ताकत से आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये वोट की ताकत आपसे छीनी जा रही है। अगर मोदी जी जीत गए तो देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, देश का संविधान खत्म होगा, देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म होगी। लेकिन भाजपाइयों के लिए आरएसएस का, भागवत के संविधान को मानते हैं लोग, और भागवत का संविधान कहता है आरक्षण खत्म करो। और मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। सूरत में चुनाव खत्म हो गया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। पूरे देश में ये बेईमान चुनाव खत्म करेंगे। इससे पहले कि ये चुनाव खत्म करें, इनकी राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर देना, ये कहने के लिए आया। सुना आपने, संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी। इससे पहले संविधान खत्म हो, हमें बीजेपी खत्म करनी है, इसलिए हमें वोट दीजिए। दोस्तों, संजय सिंह हो या सुनीता केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, सभी चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतर केजरीवाल के जेल में होने की बात करते हैं। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी केजरीवाल के जेल में होने का मुद्दा छाया हुआ है। आप पहले सुनीता केजरीवाल को सुनिए। इस देश को बचा लो, इस भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो, लोकतंत्र बचाएंगे। सुना आपने, सुनीता केजरीवाल कह रही है कि इस देश को बचा लो, देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर बीजेपी आई तो तानाशाही चलेगी।
दिल्ली में बस एक ही मुद्दा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप और बीजेपी दोनों इसी को भुना रही है, जबकि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान बात होनी चाहिए पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, असल मुद्दों पर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी और आप प्रचार में ऐसी कोई बात नहीं कर रही। दोस्तों, नेताओं की इस तरह की तमाम बयानबाजियों के बीच सबसे बड़ी चिंता जनता के लिए है कि उनके असल मुद्दों पर पर्दा डाला जा रहा है। हर बार चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग नेताओं को इस बात की सख्त हिदायत देता है कि वे चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी से दूर रहे और धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी तरह का भड़काऊ बयान नहीं दे। लेकिन नेता चुनाव आयोग की हिदायतों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इन तमाम नेताओं के भाषणों को देखने के बाद यह बात समझ में आती है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। चुनाव में जनता के जो मुद्दे जरूरी है उन पर बात नहीं हो रही। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के द्वारा 5 साल में स्किल इंडिया मिशन के लिए 15,000 करोड़ के बजट के आवंटन करने के बाद भी 83% युवा काम की तलाश में है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान नेता बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने से बच रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी को जनता की नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है, चाहे उसके लिए डर की राजनीति क्यों ना करनी पड़े। जनता को डराने की हद तो तब पार हो गई जब कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने कहा, अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले तो आपकी बिजली काट देंगे। दोस्तों, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब भी चुनाव प्रचार में असल मुद्दे गायब है। शायद यही वजह है कि इस बार मतदान परसेंटेज नीचे रहा, क्योंकि 2024 का चुनाव अप्रत्याशित रूप से मुद्दा भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं तय कर सके जो 7 चरणों के चुनाव को पहले से आखिरी चरण तक एक सूत्र में बांध सके। दूसरे चरण के खत्म होने तक वे और उनकी पार्टी नए विषय उठाते रहे, जिनमें से कुछ तो एक हफ्ते भी नहीं चल सके। आज अगर आप चुनाव अभियान पर नजर डालें तो पाएंगे पिछले 3 सप्ताह में दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र का कितनी बार जिक्र करते हैं, कितने सवाल उठाते हैं और उसको लेकर कितना खौफ पैदा करते हैं, जबकि वे और उनकी पार्टी के प्रमुख नेता अपने घोषणा पत्र का कितना कम जिक्र करते हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है, अगर राजनीति मूल्य और मुद्दों से भटककर यानी जन सेवा का माध्यम ना रहकर सत्ता, शक्ति और साधन पाने का हथियार बन जाए तो फिर परिणाम यही होता है, इसमें असली मुद्दे सामने आते ही नहीं और इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब है। क्योंकि जब जनता को ही फर्क नहीं पड़ता तो महंगाई मुद्दा कैसे बनेगी? जब युवाओं को ही नौकरी का संघर्ष पता नहीं तो बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दा कैसे बन सकता है? भ्रष्टाचार तो जैसे हर जगह इस तरह घुल मिल गया है जैसे इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए चुनावों में अब मुद्दे नहीं केवल जात पात की बात होती है। जातीय गणित ठीक है तो प्रत्याशी जीत जाता है वरना हार जाता है। दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होता। हर चुनाव जनता का निर्माण भी करता है और जनता भाव का भी। इसलिए अपनी वोट सोच समझ कर दे। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।